नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा, एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ रॉयल लिपेज प्राइम के साथ और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस शो में आशियाना विद सोनिया शर्मा। इस शो में हम लोग फोकस करते हैं रियल एस्टेट रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर ताकि आप सब व्यूअर्स के साथ हम अच्छी और रिलायबल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की। तो हमारे साथ हैं अरविंद पाल सिंह जी। अरविंद पाल, नमस्ते, आपका बहुत स्वागत है शो में। और अरविंद पाल सिंह जी एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टर हैं और एक मैं इनसे इसलिए बात करना चाहती हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी कंपनी से बिलोंग नहीं करते हैं। इज अ रेगुलर कंज्यूमर जिन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, फिर एक के बाद अलग अलग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया। तो मैंने सोचा कि इनसे बात करके आप सबको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर एक आम इंसान रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना शुरू करना चाहता है तो उसकी क्या सोच होनी चाहिए। तो अरविंद जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। टेकिंग टाइम। मुझे ये बताइए कि क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। वुड यू अग्री विद दैट? आई थिंक सो 100% एक्चुअली, क्योंकि जहाँ जब भी अभी ऑलमोस्ट पिछले 15 साल से मैं बोलूँगा मैं इन चीज़ों में हूँ। जी और तभी से किसी ना किसी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते जा रहा था जी और ओवरऑल वैल्यू अप्रिशिएट होती है। दैट इज़ जी ट्रू। जी देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरियाज, लेकिन वो हम बाद में बात कर सकते हैं। जी। लेकिन कमिंग टू योर पॉइंट, आई स्ट्रांगली एग्री कि रियल एस्टेट आज की डेट में भी इट्स अ वेरी स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट। तो जब हम कहते हैं कि आपने कहा कि 15 साल पहले आपने शुरू किया इन्वेस्टमेंट हाँ करना, जी। तो क्या मन में आया मतलब इतनी यंग एज में आप सोचते हैं कि हाँ जी मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जनरली जो यूथ है उनका मन होता है कि हम बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीदें और हाँ बड़े जी। से बड़ा घर खरीदें और फिर अच्छी अच्छी पार्टीज में जाएं, ट्रैवल करें एंड ऑल दैट। कुछ पैसे जो सेविंग के हैं वो और चीजों में इन्वेस्ट करें। हम्म। आपका मन इसकी तरफ कैसे चला? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि उस समय ये जो है 2005 की बात है, 15 साल सीधी पुरानी, राइट। जी तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, राइट, जी विनिपेग में, हम विनिपेग में ही रह रहे हैं। तो जी विनिपेग में जो स्टूडेंट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एकोमोडेशन चाहिए। जी तो जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस यहाँ के हैं, जैसे MITT है या रेड रिवर कॉलेज है, राइट, जी या यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा विनिपेग भी है। जी तो वो जो हमने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली थी वो थी डाउनटाउन रेड रिवर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग के लाइक मिडल में बोल सकते हैं, जी नहीं। तो इंटेंशन क्या था, जो थॉट प्रोसेस था कि एक हॉस्टल जैसा बनाएंगे और जी उसमें उनको जो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रहेंगे जी उनका बेड हो गया, टेबल लग गया, उनकी एक हम्म, कॉमन किचन भी हो गई और 2-3 जो हैं कमरे वाले एक वॉशरूम शेयर भी कर सकते थे। तो जी उस प्रॉपर्टी में हालांकि वो रेजिडेंशियल थी लेकिन उसमें 11 कमरे थे, वाह। राइट। और डाउनटाउन में थी वो, इन रेड रिवर कॉलेज के पास में। वो हमें अच्छी लगी और वो ली। उसके बाद उससे पूरा वैसा जो उस अरेंजमेंट करना शुरू किया, जी फर्नीचर लगाना शुरू किया। एंड हम्म। आई थिंक दैट वाज ए वेरी गुड इनिशिएटिव। उसके बाद मेरा तो मन किया था एक अपार्टमेंट बिल्डिंग लेकर उसको भी किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल इतने फाइनेंसेस नहीं थे, तो वी जस्ट स्टक विद द स्मॉलर वन ओनली। तो आपकी सोच बहुत अच्छी थी उसमें। आई थिंक आप स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहते थे। आपने एक नीड को आइडेंटिफाई किया और उसको हाँ जी, उसका सल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसे ही था। हाँ जी। आपने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया, वो था फाइनेंसिंग का। जी जी। तो जब हम एज ए रियल्टर आई नो कि जब इंसान अपने प्राइमरी हाउस के लिए फाइनेंसिंग करवाता है हाँ तो हाँ। वो उसका क्राइटेरिया अलग होता है, लेकिन जब हम एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फाइनेंसिंग कराते हैं तो उसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है। बिल्कुल तो ठीक। आपके मन में फाइनेंसेस को लेकर डर नहीं लगा या कोई फियर्स तो नहीं आए? तो आपने फाइनेंसिंग को कैसे एड्रेस किया? तो जो ये काफी एक शो शो स्टॉपर भी बन जाता है पॉइंट, बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस। हाँ जी वो क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसे कि जो प्राइमरी रेजिडेंस है वो तो चलो 5-10% या जितने भी परसेंट पे लेना है वो ले सकते हैं, राइट। जी लेकिन जो रेंटल या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसके लिए 20% डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट है। जी
सो जो भी अगर मिनिमम हाउस भी लेते हैं, अगर मान लीजिए कि 2.5 लाख का लेते हैं, 250,000 का, उसका भी जो 20% है, आप देख लोगे, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। It is, yes. 50,000 जो डॉलर है निकालना। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल इसमें डरने की बजाय मैं बोलूँगा कि मैंने उसका कुछ एनालिसिस किया, जी कुछ कैलकुलेशंस अपने सामने लेके आया भी, क्या ये मुझे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है या नहीं, राइट? जी जी वो कैसे किया कि जैसे मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स वाली जो हॉस्टल बनाने वाली बात की थी उस समय, जी जी उसमें देखा कि मेरे कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना मुझे इनकमिंग हो सकता है, हम्म, क्या जो उसकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो मॉर्गेज है या होम इंश्योरेंस है जी या कोई लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस है या जी कोई प्रॉपर्टी टैक्सेस है, क्या जी वो कवर हो सकते हैं रेंटल इनकम से या नहीं, जी राइट? नॉट ओनली दैट, क्योंकि कोई भी जो घर अगर लेते हैं तो इस तरह का उसमें अपने मेंटेनेंस के खर्चे भी आ सकते हैं, बिल्कुल। तो हाँ कुछ हमें बफर भी रखना पड़ेगा उन चीज़ों का, राइट? राइट तो राइट इंटेंशन ये है, ये ऐसी कैलकुलेशन करने के पीछे कि क्या वो घर अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल है कि नहीं, जो रेंटल प्रॉपर्टी है। जी अगर है, देन आई डेंट हेसिटेट टू दैट स्टेप। और राइट। बल्कि मैं बोलूँगा अभी तक मैं ऑलमोस्ट पिछले 15 साल में 15 प्रॉपर्टीज में डील कर चुका हूँ। तो जब आप कहते हैं कि सेल्फ सस्टेनेबल है घर, हाँ जी, तो उसका क्या मतलब हुआ कि इन टर्म्स ऑफ कि आपकी जो कॉस्ट है उस घर को मेंटेन करने की वो अ, निकलती जा रही है। वो निकलती जा रही है, हाँ एंड जी, देन यू स्टिल मेकिंग सम मनी ऑन टॉप ऑफ इट। अगर नहीं भी बन रही है ना, उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं बनता है, जी लेकिन वो हमें ऊपर ऊपर से लगता है कि हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है। राइट वो क्यों? अगर घर का जो पूरा खर्चा है, लेट्स से $1500 उसका खर्चा हो रहा है रेंटल जी प्रॉपर्टी का, जी और $1500 ही अगर हमें रेंटल इनकम हो रही है, right? जी जी। जो बाहरी देखने वाला होगा उसे लगेगा कि अरे जीरो प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं मिला, हाँ, हेडेक अलग है। है ना? हाँ लेकिन अगर आप डिटेल कैलकुलेशन में जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल उतार रहा है, हाँ जी दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट? राइट। और प्रिंसिपल उतारा है, वो हिडन बेनिफिट हो रहा है, चाहे पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा लेकिन बैंक का जो लोन उतर रहा है, बैंक का लोन उतर रहा है, हाँ जी। राइट, टू सम एक्सटेंट। सेकंड पॉइंट आ गया, गोइंग फॉरवर्ड उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो अप्रिशिएट होगी ना। अप्रिशिएट हो रही है, जिस दिन भी आप बेचेंगे उसको कुछ प्रॉफिट पर ही बेचेंगे। बिल्कुल। और अगर हमें लगता है कि हाँ भाई दिस इज द राइट टाइम टू सेल इट, तो उससे कोई बंदे तो है नहीं है, वो उसे कर सकते हैं। या जी उसमें और भी कुछ अपग्रेड करके यू कैन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द टेनेंट्स देयर, राइट, राइट? एंड तो दे विल उसमें बी क्या, विलिंग टू इंक्रीज हाँ द हाँ हाँ, रेंट टू। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी। तो इट्स जस्ट लाइक बिल्डिंग एनी बिजनेस कि जितना आप उसको प्रेम से मतलब संभालेंगे, जी उतना ही आपको रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हाँ बिल्कुल, मैं तो इसी बात से मानता हूँ कि अगर हमें लगता है कि कुछ भी नहीं उसमें हो रहा है, लेकिन आई ऑलरेडी अपने मैंने बताया कि वो जो हिडन बेनिफिट्स हैं वो तो ऑलरेडी हो ही रहे हैं हमें, हैं। जी। है ना? तो जब आप बात कर रहे थे कॉस्ट को कैलकुलेट करने की, है ना? हाँ जी, तो उसमें जो मैंने क्विकली पॉइंट्स नोटिस किए वो ये था हाँ कि एक तो आपकी मॉर्गेज की पेमेंट है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। दूसरा है प्रॉपर्टी टैक्स, हाँ जी, तीसरा है हाउस इंश्योरेंस, ठीक। एंड देन चौथा है आपने बात की लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस की भी, हाँ जी, हाँ जी, या राइट? तो और पांचवा हो गया यूटिलिटीज के बिल्स होते होंगे कई बार क्या होता है कि यूटिलिटीज वाले जो बिल है वो वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं टेनेंट्स में, टेनेंट्स तो में। इन जनरल वो शायद हमारे ऊपर नहीं आता, लेकिन अगेन उसके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है ताकि वो कोई चीज़ मिस ना हो जाए। एग्जैक्टली वो है तो आप ही की अकाउंटेबिलिटी के अंडर आता है, राइट? इट्स योर बिल्कुल बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ होम ओनर। तो अगर वो चीज, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपकी कुछ छोटी मोटी रिपेयर्स हर वक्त की वहां पर अगर चल रही हैं उसका हाँ बफ, जी, तो ये छह बिल्कुल। चीजें, ये छह फैक्टर्स हैं जिनके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि ये चीजें आपको आपको पे करनी है, हाँ जी, एंड देन इसमें यू डिस्ट्रीब्यूट दिस कॉस्ट अमंग योर टेनेंट्स बिल्कुल, and add a little bit of profit for yourself if you can। अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी हो रहा है तो ऑलरेडी हिडन बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं। मिल रहे हैं। ठीक? जी। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा आपसे। हम्म एक मेरी रेंटल प्रॉपर्टी थी, उसमें हालांकि मैंने एग्रीमेंट किया हुआ था उन टेनेंट लोगों के साथ कि जी जो यूटिलिटीज हैं वो पे करेंगे, ठीक है ना? जी यूटिलिटीज मतलब जो हाइड्रो है, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस या अपनी वाटर है,
इंटरनेट का बिल है, ये सारी चीजें उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। उन्होंने ये भी बोल दिया कि ठीक है, हमने बिल अपने नाम पर डलवा भी लिए हैं, वो रजिस्टर कर दिया। तो ये सब प्रिकॉशन लेने के बाद भी लॉस हो सकता है, उसका मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। अगर उसने बिजली का बिल दे दिया, मतलब जो नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग जो है ना, उनका बिल दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिल उसके नाम पर है, टेनेंट के नाम पर है। लेकिन जो यहाँ की जो रेगुलेशंस है वाटर डिपार्टमेंट की, अगर टेनेंट वो वाला बिल नहीं देता है वाटर का, तो वो लैंडलॉर्ड के ऊपर आ जाता है, डजंट मैटर के बिल किसके नाम पर है जी। तो वो जो बिल है वो प्रॉपर्टी टैक्स में ऐड हो जाता है। ओह अच्छा, राइट। तो अगर प्रॉपर्टी टैक्स में ऐड हो जाता है, एक तो वैसे ही टैक्स बहुत है, उसके ऊपर ये वाला वाटर का बिल हो गया। और यकीन नहीं मानेंगे, वो लोग, उन्होंने मतलब उस घर में क्या था, एक स्विमिंग पूल था बैकयार्ड में, ठीक है, और आराम से उन्होंने बोला कि हाँ भी अभी तो हम खाली कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो ठीक है जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैंने एक बार इंक्वायरी कर ली, वाटर जो दूसरे डिपार्टमेंट थे, वाटर स्पेशली, वो बोले कि आपका 5,000 के आसपास बिल है वाटर का। ओके, $5,000, ठीक है। तो मैंने उनको पूछा, तो बोले कि नहीं, हमारी तो ऐसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि ये देखो, वाटर डिपार्टमेंट ने मुझे ईमेल डाली है कि वहीं से इतना नहीं। वो बोले आपका यहाँ पे कोई पाइप लीक हो रहा होगा, हमें तो पहले कुछ शक पड़ रहा था, ये वो नहीं। तो एनीवेज अल्टीमेटली रियलिटी क्या थी, वो पीछे स्विमिंग पूल था, वो तो अपने मजे में पूरा समर स्विमिंग करके एंजॉय करके निकल गए। पूरा जो है पानी भर के रखते थे अपने उसमें स्विमिंग पूल में, बैकयार्ड में। तो इमेजिन के कितने लीटर उसमें पानी गया, कितना हो गया। $5,000 का जो है जो चूना, वो मुझे लगा। इसमें ये बात ऐड करना चाहूंगी कि जो वाटर का ना सिर्फ पानी आने का पैसा लगता है, पानी जाने का भी पैसा लगता है। सीवरेज है, हाँ जी, जो डिस्पोज करते हैं पानी हम, जो वेस्ट जाता है, उसके भी चार्जेस होते हैं। हाँ, अगर तो वाटर बिल में देखेंगे तो वो दोनों कंपोनेंट्स हैं उसके, तो वो डबल है। हाँ जी, राइट। तो सीवेज का है, तो वो सारे अगर म्युनिसिपैलिटी के अंडर आते हैं तो वो सारे इट्स पार्ट ऑफ द बिल जी। तो इसके बाद फिर लॉजिकल क्वेश्चन अरविंद जी ये बनता है कि किस तरह के फैक्टर्स को मन में रखना चाहिए जब हम एक प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आपके पर्सपेक्टिव से आपके मन में क्या चीज आती थी कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए? मेरे ख्याल सभी के अलग अलग इसके बारे में विचार हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैं देखा करता था इसको, सबसे पहले तो जो आता है कि जो प्राइस एंड नेबरहुड, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स मेरी नजर में हमेशा आते थे। तो उसमें क्या हुआ, अगर हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी जो है हाई प्राइस पे ले ली है, राइट, तो जब हम उसे सेल करेंगे उतना प्रॉफिट तो नहीं होगा। तो और नॉट टू फॉरगेट, मेरी अपनी ये सोच है, सभी की अपनी अपनी सोच हो सकती है कि अगर मान लीजिए कि 4 लाख का किसी ने घर ले लिया है, 400,000 का, राइट, और उसको रेंट पे चढ़ा दिया है किसी ने $3,000 में, और जब वो छोड़ के जाएंगे टेनेंट, कुछ उसमें डैमेज करके जाएंगे, तो आपको रिपेयर तो करवानी पड़ेगी बिफोर यू रेंट इट आउट टू द नेक्स्ट टेनेंट, राइट। तो जो 4 लाख का जो घर है, उसमें अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी वो दिल दुखी करेंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर पहले ही प्रॉपर्टी जो है वही अगर 1.5-2 लाख की है, और उसका रेंट भी अगर आपको 1,000-1,200 मिल रहा है, तो वाई नॉट जो 4 लाख के एक घर लेने के बजाय हम 2-2 लाख के 2 घर ले लें, राइट। ठीक है, मेरी अप्रोच ये है, सभी की अप्रोच अपनी अपनी होती है। कई लोग सीधा बोलेंगे $1 मिलियन घर लो, उसे गेस्ट हाउस ऐसा बना के कर दो, है ना। वो भी पॉसिबिलिटी है, रिजॉर्ट होम बनाया जा सकता है। हाँ जी, लेकिन आपके हिसाब से दिस वाज बिकॉज आप शुरुआत कर रहे थे, तो आपको स्टेप्स छोटे लेने, एंड देन दिस प्रोबेबली वर्कड फॉर यू, ये फॉर्मूला आपके लिए काम कर रहा था, मेरे लिए चला। और बल्कि और भी उसमें क्या हुआ, मेरे जो बिजनेस पार्टनर है वो कैलगरी में है जी, राइट। हम दोनों ने सारे काम शुरू से इकट्ठे किए हैं। तो कैलगरी में अगर कुछ प्रॉपर्टी है तो उसका वो ख्याल रखते थे जी। विनिपेग में अगर कुछ प्रॉपर्टी थी तो उसका मैं ख्याल रखता था जी। तो इस हिसाब से हमारी कंबाइंड इनकम हो जाती थी और रिस्क रिड्यूस हो जाता था, राइट। बट नॉट टू फॉरगेट, जो लायबिलिटी है वो दोनों के क्रेडिट में आएगी। हाँ, है ना। हाँ, तो अगर जो भी घर लिए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के क्रेडिट हिस्ट्री में आएगी, वो दोनों के ब्यूरो में आएगी। तो इट्स काइंड ऑफ हमारी एबिलिटी टू बाय बड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी उसकी वजह से। हाँ जी, तो एक तो बात समझ में आ गई कि प्राइस फैक्टर, दूसरी आई लोकेशन।
उसमें हाँ नेबरहुड जो है, देखिए नेबरहुड में जब हम बोलते हैं, अगर ऑलरेडी कोई ऐसी क्राइम प्रोन एरिया है जिसमें हाँ ऑलरेडी पता ही है कि कुछ ना कुछ चलते रहता है, या वहां पर लोग जाना नहीं पसंद करते, तो इसका मतलब कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू या उसकी वैकेंसी रेट वो जी उतना ज्यादा शायद नहीं होगा, नहीं? राइट आई तो थिंक नॉट ओनली, हाँ जी, हाँ हाँ जी आई थिंक दूसरी बात ये भी मन में आती है कि आपको कुछ क्योंकि अगर आप रेंट करने के पर्सपेक्टिव से घर ले रहे हैं तो हम्म, आपको रेंटर के माइंडसेट से चलना पड़ेगा जब बिल्कुल आप प्रॉपर्टी बिल्कुल, सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ तो जी, यानी yeah, कम्यूट करने के लिए हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सहूलियत हो, स्कूल के करेक्ट, पास में हो, हाँ जी, और साथ में वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की पॉसिबिलिटी हो, या शॉपिंग पास में हो, या सारी अमेनिटीज आसपास हो, या क्योंकि जो रेंटर है ताकि उसके लिए इजी रहे। बिल्कुल ठीक है। बल्कि जैसे स्कूल की बात आ गई, अगर जी ऑलरेडी मतलब चाहे हमें नहीं मालूम कि कौन सा टेनेंट आने वाला है, राइट लेकिन एस्यूम कि हाँ कभी ना कभी किसी स्टेज पर वो बच्चों वाले भी फैमिली है, हाँ तो जी स्कूल हो गया, कोई क्राइम ज़्यादा नहीं है, या हम्म जॉब मार्केट कैसी है वहाँ पर, कुछ जॉब्स वगैरह मिलती हैं कि नहीं, हम्म जो एमिनिटीज़ हैं, कोई स्टोर है, कोई सुपर स्टोर या जो भी अलग अलग जो चीज़ें हैं, राइट, वॉलमार्ट एंड ऑल, वो राइट कितनी दूर है वहाँ से, राइट वो कनेक्टेड भी है बस रूट से कि नहीं, या कितनी दूर बस का रूट है, जी जी या उसमें आगे डेवलपमेंट होने का क्या स्कोप है, हाँ राइट? जी ऐसा तो नहीं कि वो ऑलरेडी डेड एरिया बन चुका है और उसके बाद वी आर डन, उसकी राइट वैल्यू भी कोई अप्रिशिएट होने वाली नहीं है। या तो वो जो फ्यूचर डेवलपमेंट वाला भी एक एस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। हाँ जी हाँ एक जी और चीज मैं बोलूंगा, जैसे हमारे पास में जो ये जो एरिया है ब्रिज वाटर वाला, राइट, राइट इसमें बहुत सारी लिस्टिंग निकली रहती हैं। जी तो दोनों रास्ते मतलब इसके निकल सकते हैं कि इतनी लिस्टिंग निकली है, या राइट तो लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बाय करके वहीं पर बेचने की कोशिश करते हैं थोड़े राइट प्रॉफिट की राइट लेने के लिए, राइट? राइट और एट द सेम टाइम वो एरिया की जो है, या कोई भी और दूसरा एरिया भी मैं बोल सकता हूँ, हम्म हमें ये देखने की जरूरत है कि उस एरिया में नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कितनी है, हाँ जी राइट, कितनी वहां पर वैकेंसी है, या कितने लोग वहां पर जाना चाहते हैं और किस तरह के लोग वहां जाना चाहते हैं। टर्नओवर कैसी है। हाँ जी, हाँ जी अभी एक आपने देखी होगी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के पास पैमिना हाईवे पर उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, बड़ी जी ऊंची, जी और पीछे सुपर स्टोर पूरा ओवर शेडो हो गया, राइट और मेरा ख्याल उन्होंने कितना रेंट बोला था, शायद $1300-1400 यूनिट का बोला था राइट राइट उन्होंने। सो क्यों? क्योंकि वो बड़ी कन्वीनियंट लोकेशन है, इट इज हाँ तो जी वो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है इन चीजों का। जी जी। तो एक बात और पूछना चाहती हूँ मैं कि इसके आगे चलते हुए कि डज इट मैटर कि प्रॉपर्टी की एज कितनी है। हाँ जी, तो इसके बारे में मैं डिवाइडेड हूँ थोड़ा सा ना, मैं जी अपने थॉट शेयर करता हूँ आपसे। जी जैसे एक घर मैंने जो लिया था वो 100 साल पुराना था, ओके हाँ? और पहले तो उनकी जो मॉर्गेज में भी मुझे दिक्कत आई थी, ये बोल करके हम इतने से ज्यादा या इस एरिया में फंडिंग नहीं करते, राइट ठीक है। लेकिन अगर मेरी नजर से पूछेंगे तो मुझे तो लगा कि वो वाला घर बहुत सॉलिड था, मैंने राइट से सॉलिड, जो उसका जो स्ट्रक्चर था ना, जो लकड़ी यूज की हुई थी या सारा कुछ, राइट आजकल के घरों के कंपैरिजन में वो जो चीजें काफी सॉलिड थी उस घर में। राइट तो ओके, हैविंग सेड दैट, स्टिल मैं बोलूंगा कि अगर मुझे कोई आज की डेट में भी कोई पुरानी प्रॉपर्टी मिल जाती है वो जो सॉलिड है, राइट। आई विल गो फॉर दैट टुडे आल्सो। तो बेसिकली सिर्फ इसलिए घर को छोड़ देना कि वो 1903 का या 1904 का बना हुआ है हाँ जी, या 1910 का बना हुआ है तो इट्स नॉट गुड। उसमें देख लेना चाहिए एक इंस्पेक्टर के पर्सपेक्टिव हाँ से इंस्पेक्टर को कि बुलाना चाहिए, बिल्कुल। भाई इसकी फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ जी, हाँ इसकी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग जो है वो बिल्कुल, अपडेटेड है कि नहीं है। हाँ तो जी, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो भी घर एक अगर अच्छी लोकेशन में है और या बाकी क्राइटेरिया आपका मीट कर रहा है तो इट कैन स्टिल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड, जी आपने देखा होगा जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है यहाँ पर, राइट, जी तो काफी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो है उनकी जो प्राइस काफी लो होनी शुरू हो गई थी बीच में। जी उसका रीजन क्या था? क्योंकि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स थी वो जो काफी जो बिल्डिंग बाई लॉज हैं उनको कंप्लाई करना बंद हो चुकी थी वो, राइट राइट, वो राइट चाहे प्लम्बिंग रिलेटेड है या इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, तो वो जो राइट रेगुलेशंस के अगेंस्ट थोड़ा हो गया, वायलेशन हो गई, तो राइट उसकी वजह से उन्होंने
कोशिश की कि हाँ भी इसको निकाल दो, इन प्रॉपर्टीज को हमें नहीं राइट, चाहिए ये वाली। राइट, और जो वल्नरेबल बायर है वो उनको ले लेगा, वो बोलेगा अरे राइट। वाह अच्छी बिल्डिंग मिल रही है और जस्ट $1 million में मिल रही है, व्हाई नॉट। कि नहीं है एज क्या है, बल्कि ये देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी कोड कंप्लायंट है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है, एंड दैट वुड गवर्न द फैक्ट के वेदर आपको उसको बाय करना प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। या जी। इसके बाद बात आती है कि चलो ठीक है, प्रॉपर्टी की हमने काफी डिस्कशन की। अब एक अगर नया नया होम ओनर हो या लैंडलॉर्ड हो, तो वो जब टेनेंट्स पिक करते हैं तो आप आपके पर्सपेक्टिव से कैसे स्क्रीन करते हैं आप टेनेंट्स को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने मेरा ख्याल ऑलमोस्ट काफी एटलीस्ट 10 कम्युनिटी के साथ डील कर चुका हूँ मैं। जी, वो चाहे लाइक ओके, सो विच एवर वे इट इज, उसमें मेरा जो पहला क्राइटेरिया तो होता था कि चलो ठीक है, उन लोगों से मिल लिए और अच्छे लगे तो उनको रख लिया, जी, राइट। लेकिन नॉट टू फॉरगेट, ये जो अच्छा लगना है, ये जो पॉइंट है, डिस्क्रिमिनेशन में भी आ सकता है। हाँ जी, कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो बोल सकते हैं कि अरे इनको मैं शायद किसी रीजन की वजह से, मेरी रेस है या मेरा रिलीजन है या वट एवर, जो भी ऐसे फालतू से पॉइंट हैं, हाँ, उसकी वजह से मुझे इन्होंने नहीं रखा, जी, राइट। तो वो वाला जो अच्छा लगना वाला पॉइंट जरूरी नहीं है। जी, तो इसमें क्या है कि डाउनटाउन में एक है एजेंसी, रेजिडेंशियल टेनेंसी बोर्ड, जी, जो पोर्टेज प्लेस के पास में है। जी, और वो आरटीबी जो है, आरटीबी ने बड़े क्लियर इसके फॉर्म्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, इवन वहां पर एक रजिस्ट्री भी है। जी, वहां पर आप जाकर अपने टेनेंट्स के नाम डालकर देख सकते हैं कि वो कोई डिफॉल्टर या कोई किसी कोई लेट पेमेंट या जो भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लमेटिक टेनेंट्स तो नहीं है, जी, राइट। जी, तो वो चीजें वहां चेक कर सकते हैं। जो राइट, अगला पॉइंट मैं किया करता था, अ, एक जो फॉर्म है इनका, टेनेंसी एग्रीमेंट जो है, जी। उसे कंप्लीट करके उनकी आईडी देखकर एक कॉपी हम अपने पास रखते हैं, एक कॉपी टेनेंट को देते हैं। आई वुड लाइक नंबर टू। दो। जी, जी, आई हाँ थिंक इसमें, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, लेकिन आई थिंक रियल जी, स्टेट एजेंट भी आपकी हेल्प कर सकते हैं टू ड्राफ्ट दैट एग्रीमेंट, या फिर टू मेक द प्रोसेस इजी टू, अगर आप ब्रांड न्यू हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है फॉर्म्स वगैरह भरना, तो बिल्कुल, एक रियल टोटली स्टेट एग्री एजेंट है। आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, टोटली एग्री विद इट, राइट। हाँ जी, तो उन वो जो हेल्प करते हैं, उस हेल्प में दो चीजें आती हैं मेनली। एक तो मान लीजिए कि जो टेनेंट की स्क्रीनिंग हो गई, राइट, जी, और उनकी जो जो एग्रीमेंट हो गया, टेनेंसी एग्रीमेंट हो गया, जी, कि कब कब मिलना है, पहली तारीख को मिलना है, 15 को मिलना है, या राइट, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, राइट, यूटिलिटीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जी, ये सब चीजें उस एग्रीमेंट में आती हैं, राइट। या जी, उसमें आपने कोई फर्नीचर प्रोवाइड किया है या नहीं। या, जो दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो हमेशा हम इग्नोर करते हैं, जी, उसे बोलते हैं रेंटल कंडीशन, जी, रेंटल यूनिट कंडीशन, जी, राइट। तो उसमें हर एक कमरे का या कोई भी जो है उसमें जो ब्लॉक है, जी, उसकी देखते हैं कि एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, कोई कहीं पे कोई खरोंच तो नहीं आई हुई, कोई पेंट की चिप तो नहीं हुई हुई, या राइट, कुछ कुछ टूटा हुआ है, या जी, कोई गंदा है। जी, तो वो सारे एस्पेक्ट जो हैं, जो टेनेंट है वही उस फॉर्म को फिल करते हैं, जो ओके, लैंडलॉर्ड वो नहीं फिल कर रहा है इसमें, जी, राइट। सो अल्टीमेटली क्या होगा एट द एंड ऑफ द टेनेंसी, जो जो टेनेंट है वही वही रिस्पॉन्सिबल होगा। देखो, आप ही ने इसमें लिखा था कि जो दीवार में कोई इसमें होल नहीं था, लेकिन जी। अभी होल है, तो राइट, या ये चीज बेसिकली है थे। जो ये फॉर्म आप बात हाँ कर रहे हैं, ये टेनेंट जब आपके प्रॉपर्टी में रहने आता है उससे पहले भी भरवाते हैं, और उसके बाद में इसके अगेंस्ट आप दोबारा चेक करते हैं कि आपने खुद अपने हाथों से लिखा था कि ये घर आपको इस हालत में मिला था, अब जाने से पहले आप देखिए कि क्या डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल, जब वो टेनेंसी कंप्लीट होती है, एग्रीमेंट पूरा हो गया, टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट हो गया, जी, उस समय दोनों पार्टीज इकट्ठी होती हैं, होनी जी, चाहिए। जी, और उस रेंटल यूनिट एग्रीमेंट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, उसे जाके फिर से वेरीफाई करेंगे कि हमने आपको तो ये जो वॉशिंग मशीन चलती हुई दी थी, लेकिन अभी हाँ, फंक्शनल नहीं है, जी, राइट। या इसमें ये जो चीज़ है टूटी हुई है, काउंटर के ऊपर बर्निंग निशान है, वो जी, पहले तो नहीं थे,
तो जो ऐसे जो नुकसान है उसके लिए वो जो टेनेंट को आप लायबल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट क्लेम भी ले सकते हैं, क्योंकि वो सारा उसने अपनी खुद ही राइटिंग में लिखा हुआ है। जी 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 तो मैं तो बोलूंगा ये जो ऑडियंस अगर सुन रही है, चाहे टेनेंट पर्सपेक्टिव से है या लैंडलॉर्ड पर्सपेक्टिव से है, जी। दोनों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो किस फॉर्म की बात की थी आपने? व्हाट इज इट कॉल्ड अगेन? अभी जो आपने जिसकी रेंटल बात की, यूनिट कंडीशन, रेंटल यूनिट उसे कंडीशन। बोलते हैं रेंटल यूनिट कंडीशन। जी, ठीक है जी। तो हाँ जी, रेंटल यूनिट कंडीशन वाला फॉर्म जो है वो हर एक लैंडलॉर्ड को अपने टेनेंट से भरवाना चाहिए। आपको आवाज आ रही है? चाहिए, लेकिन मोस्टली हम नहीं करते क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे ही रह रहे हैं। जी हाँ जी, जी, ओके। या इसके सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इसीलिए आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे श्रोतागणों को इस बात से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली जब एक टेनेंट के अपने हाथ से लिखे हुए फॉर्म के अगेंस्ट आप उसको डैमेज दिखा रहे हैं, तो उस डैमेज के अगेंस्ट आप उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी यूज कर सकते हैं या फिर क्लेम भी फाइल कर सकते हैं। हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात मैं मिस कर गया। जी जब भी साइन करते हैं डॉक्यूमेंट, जो टेनेंसी एग्रीमेंट है, जी लैंडलॉर्ड कैन टेक अप टू 50% ऑफ द रेंट इन एडवांस, वो जो सेफ्टी डिपॉजिट है। जी, और अगर जब जब टेनेंट्स छोड़ के जाते हैं, राइट, उस समय कोई डैमेज हुआ, वो जी डैमेज को उस डिपॉजिट में से क्लेम कर सकते हैं। जी। तो इस डिपॉजिट को आपको एक ट्रस्ट हाँ अकाउंट जी। में रखना पड़ता है कि कहीं पे भी रख सकते हैं इसको? और देखिए, जो 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 मेरे जैसे हैं, जो है ना, जो मेरे जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, ऐसा हाँ, कोई ट्रस्ट अकाउंट अलग से तो खोला नहीं है। जी, मैं तो अपने अकाउंट में पैसे जमा करा देता हूँ, और राइट, जब टेनेंसी खत्म होगी तो अपने ही अकाउंट से उसे निकाल के दे दिया है। तो अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि हमने उसका इंटरेस्ट देना है उनको, ऐसा कोई रूल नहीं है? राइट? आई डोंट थिंक सो। अगर क्योंकि अभी तक तो मेरे नजर में ऐसा कुछ नहीं आया कोई इंटरेस्ट भी देना है उनको या कैसे है। ठीक है जी। होगा तो आप मुझे बता दीजिए, हो सकता है मेरी नॉलेज में एडिशन हो जाए। नहीं, ऐसा मेरी समझ में भी नहीं। आई थिंक कमर्शियल के मामले में ऐसा हो जाता है, व्हेन यू आर गोइंग इनटू कमर्शियल क्वाइट रियल पॉसिबल। एस्टेट, तो उसमें ऐसा होता हाँ है। जी। सबसे अच्छा, तो हम्म। ये आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने खुद ही आंसर कर दिया अबाउट पेपर वर्क। तो हम उसके आगे हाँ चलते जी, हैं हाँ जी। कि आपने 15 सालों की इस इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कैसे कैसे चैलेंजेस फेस किए हैं? वो सारी अलग, हर एक टेनेंट के साथ अलग अलग लर्निंग थी। जी, जो सबसे पहले जो मिले हमें भाई साहब, वो पूरी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे। राइट, और उन्होंने हमें लर्निंग दी कि जो वाटर बिल है उसके ऊपर पूरी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि 5,000 का बिल नहीं तो आपके उसके प्रॉपर्टी टैक्स पे ऐड हो जाएगा, जी जी राइट? हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना उन्होंने यूज किया है। जी, और कई लोग पानी का, क्योंकि ये जो बिल है टेनेंसी खत्म होने के बाद आएंगे, और तब तक लोग अपना डिपॉजिट लेके चले जाते हैं। तो राइट, दिस नो वे टू कैच होल्ड ऑफ दैम, उनको चेज कर नहीं कर सकते, और ना ही वो पैसे देके जाते हैं। तो राइट। अल्टीमेटली वो एक लॉस होने का बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, राइट? तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? उसको अवॉइड करने का है कि जो टेनेंसी एग्रीमेंट में अगर हम बोलते हैं कि हम जो वाटर मीटर की रीडिंग हम खुद ही इन्फॉर्म करेंगे वाटर डिपार्टमेंट को, जी, और उसके बाद जो 3 महीने का जो बिल आएगा उसे हम आपको प्रेजेंट करेंगे, तो यू आर सपोज टू पे दैट। तो अग्रीमेंट और में एक क्लॉज डाल देना चाहिए। डालना चाहिए। और हम्म, बल्कि रियल एस्टेट में आपको मालूम ही होगा, एक छोटी सी कैलकुलेशन है, हम्म, $30 या एक्चुअली $28 पर पर्सन पर मंथ, जी ये वाटर बिल आता है। जी, मतलब ये सिटी की जो कैलकुलेशन है उसमें आता है। तो बिल्कुल, एक अप्रोक्सीमेशन से हम ये वाला उतना उनसे चार्ज कर सकते हैं, उनको ये वाली इंफॉर्मेशन देकर। अभी कई लोग बोलेंगे अरे हम तो बस कपल हैं और हमारा तो बस 5 साल का बच्चा है, हम्म, राइट? इसमें बच्चा है या बुजुर्ग है या जवान है, उसका कोई लेना देना नहीं है। इट्स $28 पर पर्सन पर मंथ। ओके जी। और इसके अलावा और क्या लर्निंग्स हुई हैं आपकी इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज के? रोज की, कई लोग सोचते हैं अरे रोज की चिक चिक हो गई, कोई फोन कर रहा है कि हमारा डिशवॉशर नहीं चल रहा या टॉयलेट प्लग हो गई है, तो ऐसा भी होता है क्या? हाँ हाँ, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसमें तो मुझे खुद भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखनी पड़ी थी।
हाँ ना? जी। मैं अपना बस टूल बॉक्स अपने पास रखता था, अगर कुछ है छोटी-मोटी चीज़ वो तो खुद ही जाके करने की कोशिश करते थे, जितनी राइट। समझ में आती थी। नहीं है तो एक मैंने पूल ऑफ पीपल अपने पास थे, जी। जिनको मैं रिक्वेस्ट कर देता था कि आप प्लीज़ इसको अटेंड कर लो और राइट। जो भी है उसको देन उसकी जो पेमेंट मैं कर दूँगा। तो वो जी। काफ़ी सही चला था अंटिल एक पार्टी आई एक घर में तो उन्होंने जो जो छत जो लीक हो रही थी उसके बारे में हमें नहीं बताया। ओह! ठीक जी। है? और करते-करते क्या हुआ कि उसी में वो पानी ज़्यादा होते गया और अल्टीमेटली उसने वो जो सीलिंग को डैमेज करना शुरू कर दिया। जी। नहीं? वो जो चीज़ें थी तो मुझे ये लर्निंग मिली कि प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने के लिए हमें फ्रीक्वेंटली जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर छोड़ दो और बस किराया लेने जाओ और साल बाद जब खाली करेंगे तो रेंटल कंडीशन देखो, ऐसा नहीं। तो उसे रेगुलरली फ्रीक्वेंटली हमें विजिट करके एक इंस्पेक्शन खुद भी करनी चाहिए मोटी-मोटी कि जी। अच्छा ये कोई चीज़ चल रही है, नहीं चल रही है, कैसा किस हाल में रखे हैं, गंदगी रखे हैं, वो सब राइट। चीज़ें खुद ही देखनी चाहिए हमें। तो आपको इंस्पेक्शन का क्लॉज़ भी डालना चाहिए कभी एग्रीमेंट में कि हम मैं मंथली डालता हूँ इंस्पेक्शन। हमेशा। हाँ जी। जी, मैं हमेशा डालता हूँ इसमें कि राइट। एट द लाइक 24 आवर्स के नोटिस पर वी विल कम ओवर तो उस समय आप अपने घर को प्रेजेंटेबल रखिए ताकि जब आएंगे और जो भी चीज़ें उसमें जो डिस्क्रिपेंसी हमें लगती है तो एमिकेबली उसे रिजॉल्व कर लेंगे। तो जी। ऐसा हम झगड़ा करने तो जा नहीं रहे, जी। हम बस उन्हें ये बोलने जा रहे हैं कि देखो मतलब प्रॉपर्टी उनके रहने के लिए ही है, नहीं? राइट। आप अच्छी तरह रखेंगे आपको भी अच्छा लगेगा और राइट। उससे हमारी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वैल्यू वो भी अच्छी रहेगी। एट द सेम टाइम अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो उसको बहुत छोटे स्कोप पर ही आप फिक्स कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और चलिए। तीसरा जो एक और चैलेंज आ गया, हुँ। कई जो एक मैडम तो हमें मिले प्रॉपर्टी में, वो जी। हर दूसरे दिन 911 कॉल कर देते थे ना? और एकदम मिडनाइट के समय उनको अटेंड करना पड़ता था। राइट। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, तो बेसिकली हम वी ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट लेडी और उनको बस हँसी-मज़ाक बोल के हमने बोला कि ठीक है, वी आर डन विद दिस, तो हम अगला स्टेप लेंगे। तो 911 कॉल करने से खर्चा होम ओनर को पड़ता है? होम ओनर की देखो 1-2 बार तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, वो चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी बिकॉज़ वो लेडी वही एक ट्रबल मेकर थी वहाँ पर। तो जी। उनको ऑलरेडी मालूम था इन चीज़ों का। तो राइट। पुलिस ने मुझे वैसे ही बोल दिया कि ट्राई टू द वेकेट दिस प्रॉपर्टी मतलब उस लेडी से वेकेट करवा लो। तो जी। हमें पहले भी इन चीज़ों की शिकायत आती थी। जी। वो सबसे बड़ी जो हैसल थी, क्योंकि मैं यहाँ साउथ में रहता हूँ, प्रॉपर्टी मेरी डाउनटाउन में थी और राइट। एकदम मिडनाइट में अगर मान लीजिए 11-12 बजे मुझे कोई कॉल आ रही है, तो हुँ। वो एकदम सारे काम छोड़ के वो मुझे अटेंड करना पड़ता था, तो दैट वाज़ ए लाइक सुपर बिग हैसल। तो राइट। मैंने तो पूरा एकदम शुक्र किया कि वो चीज़ मेरे गले से उतरी और निकल निकल गए वहाँ से। सो तो इट्स ऑल गुड। इसमें भी फिर वही पॉइंट कि लोगों की स्क्रीनिंग, प्री स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है हाँ, और उनका बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है। हाँ जी, तो हाँ जी। आपने जो मैनिटोबा रेंटल एसोसिएशन पे जो रजिस्ट्री है उसकी बात की, टेनेंसी बोर्ड पे जाके बा चेक करने की बात की, वो भी एक हाँ, बहुत अच्छी सीख है हम सबके लिए। हाँ जी, और ये सब जो पॉइंट्स आपने रेज़ किए दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट, वो भी एक बहुत अच्छी जानकारी है हम सबके बिल्कुल लिए। करने चाहिए और कुछ लोग जो हैं प्रॉपर्टी खाली नहीं करते। जी। ऐसे भी मेरे पास केस आए। जी। एक तो उसने खाली ही नहीं किया और कभी कोई बहाना बना दिया कि मेरे बच्चों का स्कूल का सेशन खत्म होगा, राइट। ठीक है, स्कूल का सेशन खत्म होने वाला है, उसके बाद अरे अभी तो मेरे पास जॉब नहीं है, अभी मैं कहाँ जाऊँ? अभी राइट। मेरे पापा आने वाले हैं और जब जब भी मैंने उनसे बात की कि मैं अभी प्रॉपर्टी देखने आना चाहता हूँ इंस्पेक्ट करने, तो जी। कोई ना कोई बहाना हो जाता था, अभी मेरी पार्टी चल रही है, कुछ भी है। राइट। तो पूरे 7-8 महीने उस फैमिली ने मुझे ऐसे ही काफ़ी खराब किया था जी। और इवन जब मैंने टेनेंसी बोर्ड में जाके उनके कंप्लेंट की। अगेंस्ट कंप्लेंट भी डाली, तो बेसिकली मेरे ही पैसे उसमें खराब हुए। राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेट दे देनी होती है जज ने कि इस राइट। समय आ जाओ और वो मैडम आते नहीं थे, राइट। राइट? वो बोले अच्छा मेरी अभी तो इमरजेंसी है ना? मैं तो राइट। अपना जॉब छोड़ के गया हूँ, सारा अटेंड करने गया हूँ। राइट। वो अपने ऐसा 4 बार हुआ। तो जी। इमेजिन कि राइट। काम से छुट्टी लेकर जाना, उसको अटेंड करना राइट। और इट एंड डिडंट ही वर्क गुड फॉर मी। राइट। तो उस चीज़ से फिर आपको कैसे छुटकारा हुआ? तो उसके लिए जो
जो टेनेंसी बोर्ड के जो है ना, उनकी एक जजमेंट होती है, उनको उसके बेस पर आप उसे वेकेट करवा सकते हैं। ओके, तो तो आपने फिर वो वेकेट करवाया वो उसको? वाली जजमेंट ली, क्योंकि जो दूसरी पार्टी अगर वो वहाँ अपीयर ही नहीं हो रही है कोर्ट में, तो जी, क्या किया जाए, नहीं? नहीं, तो उन्होंने ऑर्डर इशू किए। तो उनके जो शरीफ होते हैं, वो पर्सनली जाके उनको डिलीवर करते हैं, वो जो जजमेंट्स, समझ जाए, हाँ जी, हाँ जी, ठीक? वो राइट, बल्कि इवन अपनी तरफ से हम प्रिकॉशन लेते हैं कि वो जो नोटिस है, वो उनके दरवाजे पर लगाकर उसकी हाँ, फोटो खींचकर बकायदा अपने पास एक प्रूफ रख लिया कि मैंने ये नोटिस डिलीवर कर दिया। राइट, वो एक हो गया। दूसरा, उनको बाय ट्रैकेबल पोस्ट उनको मेल आउट किया, जिनमें राइट, उनके सिग्नेचर चाहिए। राइट, ईमेल भी कर दी, राइट, फोन भी कर दिया, राइट? तो बेसिकली कोई ऐसा एवेन्यू नहीं छोड़ना कि जिससे वो ऐसे कहीं से भी निकल जाए, क्योंकि हाँ, अगर हम ये वाली प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हमेशा कोई ना कोई जो जो कनिंग लोग हैं, वो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं और हमें ही फंसाते हैं बाद में। चलिए, दिस वाज वेरी गुड डिस्कशन अरविंद जी। आपके एक्सपीरियंसेस से हमने बहुत कुछ लर्न किया। थैंक यू सो मच। आई एम प्रीटी श्योर जो एक नॉर्मल इंसान है जो कि अपनी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना चाहता है, उनको आपसे बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिला होगा। तो इसी के साथ आज का शो हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम। थैंक यू और सो मच। व्यूअर्स, अगर आपको रेंटिंग के बारे में, हाउस बाइंग या सेलिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। और टेनेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अरविंद जी तो हमेशा अवेलेबल होते हैं हेल्प करने के लिए। वेरी हेल्पफुल पर्सन। सो इसी के साथ शो खत्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय होगा। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।